हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज तो आप सभी बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, एक्साइटेड भी होंगे और डरे हुए भी होंगे। मुझे पता है मिक्स फीलिंग्स होंगी क्योंकि ऑलरेडी एनटीए ने हमारी डेट शीट जो है वो लॉन्च कर दी है। डेट्स हमें बता दी हैं कि कुछ एग्जाम्स हमारे जुलाई में होने वाले हैं और कुछ एग्जाम्स हमारे अगस्त में होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चिंता की बात नहीं है। आपको अगर इस वक्त टेंशन लेनी है तो वो मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेके हमारा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ खराब हो सकता है, अच्छा तो नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी दे दूंगी आपको। तो इस टाइम पे आपको उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है जो आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है, या आपको उन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से कर लेना है जो श्योरिटी है कि ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, राइट। तो इसलिए मैं आपके लिए आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि इसकी स्पेशली डिमांड पे किसी की, और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आइए फ्रेंड, जो कि हमारा पेपर 2 से रिलेटेड है, ये भी टॉपिक फाइनेंस से ही रिलेटेड है, एडवांस फाइनेंस का टॉपिक है। इनफैक्ट आई कैन से दैट इज कैपम, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कैपम, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक रिक्वेस्ट बस आपसे ये कह दूंगी कि ये जो डेज हमें मिले हैं ना, इसको आप वेस्ट ना करिएगा, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, उन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा जो आपको टफ लगते हैं लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट ग्रो थ्रू दीज टॉपिक्स ऑल्सो, क्योंकि एवरेज तो सभी परफॉर्म कर लेते हैं ना, हमें एवरेज नहीं परफॉर्म करना है, हमें उस एवरेज से अबव परफॉर्म करना है जिससे कि हम कट ऑफ में आ सके। कट ऑफ लिस्ट से ऊपर जाना है, हमें उसके नीचे नहीं आना है। तो वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जो सब कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स को हटके भी करना है जो जिन बच्चों को नहीं आते, वो टॉपिक्स भी हमें आने चाहिए, तभी हम कट ऑफ से ऊपर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आइए इस टॉपिक को समझते हैं, क्या कह रही है ये टॉपिक हमसे, और ये टॉपिक किस क्या क्या चीज है इसके अंदर, क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो बेसिकली कैपम क्या होता है? कैपम एक एसेट प्राइसिंग मॉडल है। ये मॉडल किसने दिया है हमको? ये मॉडल सबसे पहले विलियम शार्प ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1970 में। इसके बाद इन्होंने दो ऑथर के द्वारा और इस मॉडल पे काम किया गया, दैट इज लिंटन एंड टैन्योर। दो बंदों ने और इस चीज पे काम किया। तो हमारे तीन बंदे हो गए जिन्होंने इस मॉडल के बारे में बताया गया है बेसिकली। एक थे विलियम शार्प, एक थे लिंटन एंड देन टैन्योर। ये मॉडल हमारा कुछ भी नहीं है, ये मॉडल हमें रिलेशनशिप बताता है, किन दो चीजों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है। अब वो दो वेरिएबल कौन कौन से हमारे? एक तो हमारा है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा हमारा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। किनके बीच में ये रिलेशनशिप बता रहा है हमें? रिस्क एंड रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। किन दो वेरिएबल के बीच में बता रहा है फ्रेंड्स? डोंट गेट कंफ्यूज, एक तो रिस्क के बीच में बता रहा है और एक रिटर्न के बीच में बता रहा है, ठीक है। इस मॉडल को समझाने के लिए मैं आपको एक हेल्प लूंगी सबसे पहले, और आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि अगर फॉर सपोज आपसे कोई कहे कि आप बैंक, एक बंदा है यहाँ पे, एक मैं ही खड़ी हूँ, चलिए ये आप मेरे को ले दो, और मैं बैंक में जाती हूँ, बैंक से मुझे गारंटी अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है? 4% मुझे देती ही देती है ब्याज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैसा अपना डिपॉजिट करा दूं तो मुझे 4% इंटरेस्ट बैंक दे ही रही है। ये मुझे क्या मिल रहा है? ये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है किस चीज पे? रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है ना। यहाँ पे तो कोई रिस्क है ही नहीं, बैंक की तरफ से तो कोई रिस्क ही नहीं है ना, मुझे 4% का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई मेरे से बंदा आके कहे कि भाई तू बैंक में ना जाके तू यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट कर ले, कहाँ इन्वेस्ट कर ले? कोई मुझसे आके कहे कि आप बैंक में ना जाएं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें? आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो बेटा, और फिर मेरे से कहे यहाँ पर भी मैं तुम्हें 4% ही दूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगी? आप दिमाग लगा के बताओ कि मैं बैंक ना जाके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगी? नो, मेरा आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? बैंक से तो मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे तो गारंटीड बैंक कह रहा है कि मैं तुम्हें 4% दूंगा ही दूंगा। लेकिन शेयर्स के केस में क्या मेरे पास गारंटी है? नहीं है। शेयर्स के केस में तो भाई अप जाएगा मार्केट में वैल्यू डाउन जाएगी, तो मेरे को कहाँ फिक्स रेट मिल रहा है? यहाँ पे 4% पे मैं क्यों आऊंगी भाई इन्वेस्टमेंट करने? क्यों जाऊंगी मैं शेयर्स पे इन्वेस्ट करने? मैं तो बैंक्स में जाऊंगी इन्वेस्ट करने। फिर मेरे पास दूसरा बंदा आता है, वो कहता है ठीक है यार, शेयर्स में मैं तुझे 4% ना देके तुझे 12% का रिटर्न देता हूँ।
अब आ इंटरेस्ट करने, अब आओ तुम इन्वेस्ट करने। तो अब बताइए फ्रेंड्स कि मुझे क्या करना चाहिए इस केस में। मैं बैंक के पास 4% का इंटरेस्ट लेने जाऊं या फिर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करके 12% का इंटरेस्ट कमाऊं? बताइए क्या करना चाहिए मेरे को। इस केस में मैं क्या करूंगी, चलिए ठीक है, मैंने माना यहाँ पे रिस्क है, मैंने माना कि यहाँ पे रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, रिटर्न भी तो कितना ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है देखिए, 12% को 4 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलता है, मुझे यहाँ पे 8% का क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। किस चीज का प्रीमियम मिल रहा है, ये जो 8% आया ये क्या है, मेरा प्रीमियम है। और ये किस चीज का प्रीमियम है फ्रेंड्स, ये मेरे को शेयर्स में इन्वेस्ट करने का प्रीमियम है, ये मेरे को रिस्क लेने का प्रीमियम है। यहाँ पे जो मेरा मार्केट में रेट चल रहा था, अगर मैं इसको रिस्क फ्री रेट से माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है फ्रेंड्स, प्रीमियम मिलता है। आपको समझ आया प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वो अमाउंट है, वो इंटरेस्ट है जो आपको मिलती है रिस्क लेने पे। रिस्क लेने पे आपको जो अमाउंट मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और वो कैसे निकलता है, जब हम मार्केट रेट से रिस्क फ्री रेट पे माइनस करते हैं इन दोनों चीजों को, तो मुझे क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। आई जस्ट होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि अगर हम रिस्क फ्री रेट पे कम ब्याज मिल रहा है मुझे, और अगर मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं जहां पे मुझे रिस्क लेने पे रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क तो है ही, लेकिन इस केस में मुझे रिटर्न भी बहुत हाई मिल रहा है। अगर सेम रिटर्न मिल रहा होगा तो मैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो रिस्क फ्री और रिस्क मार्केट में जो रिस्क चल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा बन जाता है प्रीमियम। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिखाता है, रिस्क और रिटर्न के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है फ्रेंड्स, वो मेरा क्या बन जाता है, वही मेरा बनता है कैपम, कुछ भी नहीं है। अब आपको फ्रेंड्स समझ आया कि रिस्क और रिटर्न के बीच का जो रिलेशनशिप बता रहा है, जो प्रीमियम को दर्शाता है, जो रिस्क को दर्शा रहा है, जो दोनों के बीच का रिलेशनशिप को बता रहा है, वो क्या होता है, हमारा कैपम होता है। किसी भी सिक्योरिटी के बीच का जो रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप होता है, जो इनके बीच का जो एक्सप्रेशन होता है, वो किस चीज से हमें पता चलता है, कैपम से पता चलता है कि मैं यहाँ अगर इन्वेस्ट करता हूँ एज एन इन्वेस्टर तो मुझे कितना रिटर्न इस चीज पे मिल सकता है। ये हमें कौन सी चीज से बेस्ट पता चलता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने पे पता चलता है, कौन सा मॉडल लगाने से पता चलता है, तो आपका आंसर होगा कैपम। आई होप कि आपको कैपम की डेफिनेशन इस वाली चीज से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब एक चीज और आती है फ्रेंड्स कि कितने तरीके के रिस्क होते हैं। क्वेश्चन में ये चीज भी पूछते हैं और इनको आपको पूछा जाएगा कि इनको क्या चीज मेजर करते हैं। So there are two types of risk. One is systematic risk and the second one is unsystematic risk. Unsystematic मतलब होता है फ्रेंड्स जो पर्टिकुलर एक सिंगल सिक्योरिटी से डील कर रहा है। ऐसा रिस्क जो पर्टिकुलर सिंगल कंपनी से डील कर रहा हो या सिक्योरिटी से डील कर रहा हो आप कह सकते हो, या फिर मैं कह सकती हूँ किसी इंडस्ट्री से डील कर रहा हो, मतलब वो सिंगल मेरे से ही डील कर रहा है। मैं आपको कहूँ कि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, इस चीज का रिस्क ले रही हूँ, तो अगर बनाऊं या ना बनाऊं तो ये मेरा रिस्क है, ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया, पर्टिकुलर कंपनी को इफेक्ट कर रहा है। ये कंट्रोलेबल इन नेचर होता है, कंट्रोल कर सकती हूँ इसे मैं अपने तरीके से, राइट। अगर मैं चाहूँ तो मैं वीडियोस बनाऊंगी, अगर नहीं चाहूँ तो नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे लग रहा है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है तो मैं नहीं बनाऊंगी, राइट। तो ये पर्टिकुलर मेरे से रिलेटेड है, एक बंदे से रिलेटेड है, एक कंपनी से रिलेटेड है, एक सिंगल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और ये कंट्रोलेबल इन नेचर होता है। मैं चाहूँ तो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती हूँ, और ये हमारा जो है कम हो सकता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। किसके थ्रू हम इसे कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन करके मैं कम कर सकती हूँ। मेरा मन कि मैं किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मेरा मन है ना, मैं इस कंपनी में अगर मुझे लग रहा है ज्यादा रिस्क चल रहा है तो मैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अगर मुझे लग रहा है मेरी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मुझे फायदा मिल सकता है तो मैं दूसरी कंपनी में डाइवर्स करके कि एक कंपनी में जहाँ रिस्क ज्यादा है वहां कम करूंगी और जहाँ रिस्क कम है वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। तो मैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू
अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब मेरा आता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब होता है सिस्टम का रिस्क, ऐसा रिस्क जो पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, यू कैन से दैट। एग्जाम्पल लेके समझिए आप कोविड। अगर कोविड की सिचुएशन हमारे कंट्री में आई तो उन्होंने पूरी कंपनीज को इफेक्ट किया, नॉट इवन अ सिंगल कंपनी जो बची हो इसके इफेक्ट से, है ना। मैं हूँ, आप हो, सब हो, सब जनी कोविड-19 से इफेक्ट हुए थे। कोरोना आया तो सब लोग इफेक्ट हो गए। आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन आता है किसी भी कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ सकता है, पूरे पे इफेक्ट पड़ रहा है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन और सिंगल कंपनी और सिंगल सिक्योरिटी, आई कैन से दैट। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर जाएगा, आई कैन से दैट इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर रिस्क और मार्केट का रिस्क। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, सिंगल कंपनी, सिंगल बंदा, सिंगल कोई भी इंसान इस चीज को पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं कर सकता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज मैक्रो इन नेचर। ये कैसा होता है? मैक्रो होता है, पूरे कंट्री से रिलेटेड होता है, पूरे सिस्टम से रिलेटेड होता है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है माइक्रो इन नेचर होता है, ये सिंगल चीज से डिपेंडेंट होता है, सिंगल चीज को इम्पैक्ट करता है, राइट। आई होप कि आपको रिस्क का जो ये क्लासिफिकेशन है ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। एक बार फटाफट चलते हैं और जल्दी से इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं फ्रेंड। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो ब्रॉडर मार्केट से टाई होता है ना, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, यही तो अभी हमने पढ़ा। और ये जो है वो स्पेसिफिक होता है टू द कंपनी, इंडस्ट्री और सिक्योरिटी, राइट। सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल इन नेचर है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि इन्फ्लेशन आई कैन नॉट कंट्रोल, पर्टिकुलर बंदे का कोई हाथ नहीं होता है इसमें। और अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मार्केट का रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, इन्फ्लेशन। और अनसिस्टमैटिक रिस्क में आ सकता है बिजनेस का रिस्क, एक पर्टिकुलर बिजनेस में क्या रिस्क चल रहा है, मेरा क्या रिस्क है ये वीडियो इन्वेस्ट करने का, मैं अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करी तो मेरा पर्टिकुलर का क्या रिस्क है यहाँ पे। मैनेजमेंट रिस्क, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपकी कंपनी को इफेक्ट करेगा, नॉट टू इन दी होल कंट्री, पूरे कंट्री पे इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी कंट्री में आपकी कंपनी में चलेगा। आपकी कंपनी में स्ट्राइक हो जाता है तो आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, नॉट इन दी होल इकोनॉमी। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो सिंगल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये एग्रीगेट होता है हम कह सकते हैं। और अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कम कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, ये मैंने आपको समझा दिया डायग्राम के थ्रू। अब हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको कौन से वेरिएबल मेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, और ये आ भी चुका है बहुत बार कि सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर कौन सा वेरिएबल करता है, तो उसको मेजर करने वाले का नाम क्या है? बीटा। सिस्टमैटिक रिस्क को कौन मेजर करता है? बीटा मेजर करता है, राइट। बीटा मेजर करता है किस चीज को? सिस्टमैटिक रिस्क को। ये एक पैरामीटर है जो क्या चीज दिखाता है कि मार्केट में कितना रिस्क चल रहा है, बीटा ही हमारा मेजर करता है मार्केट का रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, जिसको मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती। अब आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखिए कुछ तो रिस्क फ्री रेट है जितना मुझे मिल ही रहा है, फॉर सपोज 4%, मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, वो बैंक वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, तो ये 4% तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैं नहीं इन्वेस्ट करती फिर भी मिलेगा, शेयर में ना इन्वेस्ट करूँ तो मुझे बैंक के थ्रू 4% मिल ही रहा है। लेकिन अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे मे बी 4% से ज्यादा ये 12% का इंटरेस्ट मिल सकता है इफ आई विल टेक मोर रिस्क, राइट। तो अब आप देखो ये 12 में से 8 गया, तो ये जो ये 8% का ये जो गैप दिख रहा है, ये जो 8% का गैप है, ये मेरा क्या होता है? ये होता है हमारा प्रीमियम। क्या होता है गाइस? प्रीमियम। मार्केट के रिस्क से जो रिस्क होता है मार्केट का, उसको अगर आप फ्री रिस्क रेट से माइनस कर दो तो मुझे पता चलता है कितना प्रीमियम है उस चीज को इंगेज करने का, राइट। ये जो लाइन है, ये आप जो देख रहे हो रिस्क फ्री रेट की, इसको हम क्या बोलते हैं? SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? सिक्योरिटी मार्केट लाइन।
इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? प्रीमियम क्या होता है, बीटा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, कैपम क्या होता है, बेसिकली रिस्क और रिटर्न के बीच का किसी भी सिक्योरिटी का वो हमें क्या बताता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसकी अजम्पशंस क्या क्या है, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ कैपम। कैपम में हम क्या क्या मान के चलते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन करने में, बाइंग और सेलिंग करने में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लग रही है। इन्वेस्टर्स आर अज्यूम टू हैव द होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन। होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन मतलब सेम एक्सपेक्टेशन है। मैं अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो मेरी भी वही एक्सपेक्टेशन होंगी। आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी भी वही सेम एक्सपेक्टेशन होंगी रिगार्डिंग द रिस्क एंड द रिटर्न। Investors have the same information about the securities. जो information मेरे पास होगी regarding that particular security जहाँ मैं investment करने जा रही हूँ, वही same information आपके पास भी होगी अगर आप investment करने जाते हैं then. Next one is there is a risk free asset. ये तो सभी को पता है ना, risk free asset है ही है, market में available है ही, we can say that bank मैं कह रही हूँ, and there is no restriction on borrowing and lending at that risk free rate. अब बैंक में तो मैं भी चाहूंगी जितना भी रिस्क इन्वेस्ट कर सकती हूँ, आप भी जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना उधार लेने में या लेंड करने में, राइट। तो दिस इज रिस्क फ्री एसेट की कोई मतलब एक रिस्क फ्री एसेट है और कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, दोनों ही बंदे की सिमिलर एक्सपेक्टेशन होंगी रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न, मेरी भी और आपकी। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसा होता है, परफेक्ट होता है जहाँ पे हर इंसान के पास मतलब होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन होगी, सिमिलर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी एंड सो ऑन। ऑल इन्वेस्टर्स हैव आइडेंटिकल टाइम हॉरिजॉन। आइडेंटिकल टाइम हॉरिजॉन मींस सेम टाइम हॉरिजॉन, जैसे कि मैं भी उसी टाइम पे खरीदने जा रहे हो, आप भी उसी टाइम पे खरीदने जा रहे हो, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर। ये अजम्पशन जो है वो अनरियलिस्टिक है बेसिकली, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स जो है वो डिफरेंट टाइम हॉरिजॉन पे काम कर रहे होंगे ना। मैं कहीं कभी और इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। तो दीज आर द स्लाइड्स जिसमें मैंने अजम्पशंस ऐड करी हैं किस चीज की, कैपम की। अब हम आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को रीड कर लेते हैं फटाफट से। कैपम का क्या है, कैपम का मेन फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है, के ई इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ ब्रैकेट में बीटा। बीटा से हमें क्या करना पड़ता है, इनटू करना पड़ता है। के ई क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ उसमें मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है, राइट। के ई का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी, जहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ उससे मुझे कितना एक्सपेक्ट है कि कितना रिटर्न मिलेगा। आर एफ क्या हो गया, रेट, रिस्क फ्री रेट, क्या हो गया, रिस्क फ्री रेट, क्या होता है, रिस्क फ्री रेट। देखिए रिस्क फ्री रेट मतलब इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये आर एफ क्या कहला रहा है कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आर एम मतलब क्या होता है, जो मार्केट का रेट चल रहा है, मार्केट में जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आर एम डिसाइड होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15% मिलता है या 12% मिलता है। आर एफ इज द सेम थिंग जो अभी हमने बताई। और बीटा क्या हो गया, बीटा हमारा रिस्क को मेजर कर रहा है, रिस्क कोफिशिएंट होता है, ठीक है, रिस्क को दर्शाता है बीटा हमारा कि कितना रिस्क है इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या इस पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट करने पे। पोर्टफोलियो में जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ उसमें क्या मेरा रिस्क है, ठीक है, जो भी एसेट है ना उसमें क्या रिस्क है, क्या रिस्क एसोसिएट हो रहा है, वो मेरा हो गया बीटा। अब फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला हमारा जो कह रहा है वो हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। रिस्क फ्री रेट और इज 5%, सारे पीवाईक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, सब आ सकते हैं। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद होना चाहिए। मैं फॉर्मूला एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ। ऊपर क्या होता है, के ई इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ ब्रैकेट में बीटा, ठीक है, बीटा से इंटू करेंगे क्योंकि रिस्क से इंटू करेंगे। और ये जो डिफरेंस निकालते हैं हम यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी सीखा, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। कि मतलब
मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है इन कंपैरिजन टू रिस्क फ्री रेट, उसको जब मैं माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है प्रीमियम, कि कितना ज्यादा मुझे और फायदा हो सकता है। अब रिस्क फ्री रेट बता रखा है 5%, मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट लिखते चले जाना है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मार्केट का जो रिटर्न कह रहा है वो 10% है, मतलब RM कितना है 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी दे रखा है 13%, मतलब KE बता रखा है 13%। आपसे कह रहा है बीटा निकालो, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं क्या मेरा आंसर आ रहा है। फटाफट करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम वैसे ही हमारे एग्जाम्स आ गए हैं तो जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करना है, फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं। 13 RF कितना आया मेरा, देखिए 5, जो भी मुझे वेरिएबल गिवन है बस आपको वही पुट करना है, राइट। बीटा 13 है, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 बन गया फ्रेंड्स, और ये 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 देगा। यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 5। अब आप इसको देखो, 8/5 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यू विल गेट 1.6। इसको डिवाइड करने पे आपको मिल रहा है 1.6, दैट मींस सी इज माय करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना है, समझना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बारी फटाफट क्या कह रहा है ये। हमको इसमें से देख के करेक्ट assumptions बतानी है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की। All investors have the same expectation about expected return and risk। ये तो हमने अभी पढ़ा ना कि सब इन्वेस्टर्स की सारे एक्सपेक्टेशन जो होंगे वो सिमिलर होंगी रिगार्डिंग रिस्क एंड रिटर्न। तो ये वाला पॉइंट तो भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। लैंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट। नो, जितना भी हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा कि सब सेम होंगी, ऑलमोस्ट जितने भी लैंडिंग रेट्स होते हैं वो सेम होते हैं। जो मैं इन्वेस्ट करूंगी वो भी सेम होगा, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो भी, जो रेट्स चल रहे होंगे वो सेम होंगे। दैट मीन्स 2 तो रॉन्ग हो गया। अब देखो 2 गया ना, तो 2 वाले ऑप्शंस क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, हटा दो। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स अब देख लेते हैं और क्या क्या कह रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहे हैं। पहले मैं लास्ट वाला पॉइंट समझा देती हूँ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टर के इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो सिक्योरिटी के प्राइस को अफेक्ट कर सके। दिस इज ट्रू, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन नॉट डू एनीथिंग ना, एग्रीगेट बनेगा तब तो हम बात कह सकते हैं। तो 5th भी ठीक है। शेयर प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जो हमारे शेयर्स के प्राइस चल रहे होते हैं वही इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो मेरा कौन कौन सा आंसर ठीक हो गया, 1, 4 एंड 5। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बनता है ये 1, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं। बीटा इज अ मेजर ऑफ व्हाट, ये भी PYQ है फ्रेंड। बताओ बीटा क्या मेजर करता है। बीटा हमारा सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, जो कि हमारा डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आप घर से करेंगे और मेरे को इसका आंसर बताएंगे, पिन करेंगे इसका आंसर। ये बहुत इजी है। RF गिवन है, बीटा गिवन है, RM गिवन है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, मतलब KE निकालना है, फॉर्मूला लगाना फ्रेंड्स, और पूरा सॉल्व करके आप इसका आंसर पिन करना है। नेक्स्ट में चलती हूँ, ये वाला भी आप होमवर्क में कर लेना, ये भी बिल्कुल ठीक है और इजी सा है। मैं आपको एक दूसरा वाला क्वेश्चन कराऊंगी। बीटा कोफिशिएंट बता रखा है, मतलब बीटा बता रखा है, रिस्क फ्री रेट बता रखा है, RF बता रखा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है, मतलब KE बता रखा है। आपसे क्या निकालने को कह रहा है, इंडिकेटिव, ये KE नहीं बता रखा है, मार्केट का बता रखा है ना ये, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया RM। एंड आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालो, मतलब KE निकालो। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करा रही हूँ, ये भी आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या कह रहा है ये। कंपनी का बीटा कितना दे रखा है, देखो 0.85, राइट। रिस्क फ्री रेट बता रखा है 3.4, रिस्क फ्री रेट कितना बता रखा है 3.4। आगे बढ़ते हैं, मार्केट का प्रीमियम बता रखा है 8.5, मार्केट का प्रीमियम बता रखा है, क्या बता रखा है फ्रेंड्स, प्रीमियम 8.5, 8.5। इसके बाद हमें क्या निकालना है, KE निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो जस्ट पुट दी फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, KE इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF।
अब देखो जब ये माइनस करती है तो मैंने आपको बताया था इसको माइनस करने पे मेरे को क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। तो फ्रेंड जो जो वैल्यूज गिवन है उसे रखते हैं। RF कितना है 3.4, कितना है 3.4, बीटा कितना है 0.85, और इन इसकी जगह पे जो माइनस हो क्या है, इसकी जगह पे आई विल पुट 8.5। क्या रख दूंगी फ्रेंड्स, 8.5 रख दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो मार्केट का रेट होता है और जो रिस्क फ्री रेट होता है, इसको जब मैं माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है प्रीमियम, इसलिए डायरेक्ट मुझे बता रखा है 8.5। इसको आप सॉल्व करना, यू विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो और भी इजी क्वेश्चन है। एंड जस्ट वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या किसने दिया है बताओ फ्रेंड्स, ये भी पीवाईक्यू है हमारा। अभी मैंने बताया आपको, शार्पर ने दिया है, लिंटनर ने दिया है, टर्न्योन ने दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, शार्पर, लिंटनर एंड टर्न्योन। आई जस्ट होप फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। हमारी डेट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं एनटीए यूजीसी नेट ने, तो हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट से सारी चीजें कवर करनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखना है। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगते हैं आपको नहीं आते, उन पे एक शॉर्ट वीडियोस लेके जरूर आऊँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय। देखते रहिए, कीप शेयरिंग, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी इजी लगे। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।